Good morning, students. Yesterday we studied the poem Seven Ages of Man, and we had a short description of all the ages. And as I had promised you that looking at the importance of the examination and the probability of the questions, मैं इन सारी एजेस को, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि कौन सी एज पूछ लेंगे. जो एग्जामिनर जो बोर्ड में होता है एग्जामिनर, उसके पास में 7 वेरिएशंस है, वो कोई सी भी एज पूछ लेता है. सो व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली इज दैट मैं आपको सारी एजेस लिखूंगा और उन एजेस को लिखते हुए एट द सेम टाइम मैं बोलूँगा भी सही, और आप इसको मैं इतना धीरे बोलूँगा और मैं लिखूंगा भी सही, तो हो सकता है कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को ना देखें. अगर अभी आपके पास पेन और कॉपी नहीं है या बुक नहीं है तो जल्दी से फटाफट उठ करके वो भी ले आइए, है ना. जब तक मैं आप कॉपी और पेन को अरेंज करते हैं, बुक अरेंज करते हैं, मैं थोड़ा सा कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पर, डिफरेंट एजेस लिख लेता हूँ मैं, सो दैट उस समय हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, तो एज यू कैन सी फर्स्ट एज, पहली आयु. तो जो कल भी मैंने बताया था, फर्स्ट एज इज ऑफ इन्फेंट, इसलिए हमको यहां पे लिखना है इन्फेंट. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर जब ऐसे पूछता है कि विच इज द फर्स्ट एज ऑफ अ मैन, तो आपको इतना ही लिखना है इन्फेंट. अब उस समय जब वो इन्फेंट होता है वो करता क्या है, तो आपको ये लिखना है प्यूक्स. बताया था मैंने, दूध बाहर निकालना है, उल्टी करना, प्यूक्स एंड म्यूज इन नर्सिस हेड. ये कवरेज आ रही है वहां तक, ठीक है. प्यूक्स एंड म्यूज इन नर्सिस हेड. तो सो फर्स्ट एज इज ऑफ इन्फेंट, नवजात मासूम बच्चा है. प्यूक्स उल्टी करता है, एंड म्यूज, प्यूक्स का मतलब होता है उल्टी करना, और म्यूज का मतलब होता है पतली आवाज में रोना. अब आप सोचते हैं पतली आवाज में रोना क्या होता है, मैंने आपको बताया था. ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बहुत नवजात होते हैं, उनकी बहुत पतली आवाज होती है, आंखें भी नहीं खुली होती है, उस रोने को म्यूज कहते हैं. कि बेसिकली म्यू इज अ वर्ड दैट इज रिलेटेड विद कैट, बिल्ली के साथ में जुड़ा हुआ है. तो आपको याद रखना है फर्स्ट एज इज ऑफ इन्फेंट in which he pukes and mews in nurse's head. ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना. अब हम बात करेंगे सेकंड एज की. वापस बोल देता हूं मैं, फर्स्ट एज इज ऑफ इन्फेंट, और उसमें आपको लिखना है प्यूक्स एंड म्यूज इन नर्सेस आर, उसके हाथों में या उसके बाहों में वो उल्टी करता है और रोता है. नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सेकंड एज. दूसरी एज बताई थी मैंने आपको, इज ऑफ अ स्कूल बॉय, स्कूल जाने वाला लड़का है. ठीक है, और उसकी विशेषता क्या है, डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल नहीं जाना है. वॉक्स लाइक अ स्नेल, स्नेल घोंगा, एक बहुत ही धीरे चलने वाला जानवर होता है, उसके जैसे वो चलता है ना. और उसका जो फेस है, फेस साइंस इन द मॉर्निंग, उसका चेहरा जो है वो सुबह चमकता है क्योंकि वो नहाया धोया हुआ है. और फिर ये वर्ड बताया था मैंने, सैचल. सैचल मीन्स स्कूल बैग. अ सैचल बिहाइंड हिम, उसके पीछे स्कूल बैग लगा हुआ है. वापस रिवाइज कर लेते हैं. तो सेकंड एज इज ऑफ स्कूल बॉय, दूसरी एज जो है वो स्कूल बॉय की है. डज नॉट want to go to school, उसको स्कूल नहीं जाना है. walks like a snail, जो धीरे धीरे चलता है. and
फेस, जो उसका चेहरा है, शाइन्स इन द मॉर्निंग, सुबह उसका चेहरा चमकता है क्योंकि वो नहाया हुआ है, तैयार हुआ है। एंड सैचल बिहाइंड हिम, और उसके पीछे एक स्कूल का बैग जो है वो लटकाया हुआ है। ये हो जाएगा हमारा सेकंड एज। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसके नोट्स भी जो है वो आपको ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आप इसको नोट्स को प्रिपेयर कर सके। फिर आते हैं हम ऑन थर्ड एज, तीसरी एज। बताया था मैंने आपको, इट्स ऑफ लवर। यहां पे वो क्या बन गया है, ही हैज बिकम अ लवर, वो प्रेमी बन गया है। अब वो क्या करता है, ही इज सैड, वो उदास है। साइज, आहें भरता है। एंड राइट्स बैलेड, दुख भरे गीत लिखता है। दुख भरे गीत लिखता है। अच्छा, उसका विषय क्या है, तो उसका विषय है ऑन हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो। आपको बताया था मैंने, उसको उसका अपनी मिस्ट्रेस की आईब्रो के ऊपर वो गीत लिखता है। अब यहां पर कल भी बताया था मैंने कि वो आईब्रो के ऊपर लिखता है बेसिकली, बट आईब्रो नहीं है यहाँ पे वर्ड। द एक्चुअल एंड करेक्ट वर्ड इज ऑन ही राइट्स सॉन्ग्स ऑन हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता पे वो गीत लिखता है। लेकिन यहाँ पर उसको कवि ने उसको यूज किया है आईब्रो के रूप में, तो हमको उसको आईब्रो के रूप में ही लिखना है। ये हो जाती है हमारी थर्ड एज, इज ऑफ लवर, जिसमें ही इज वेरी सैड, ही साइज, आहें भरता है, राइट्स बैलेड्स, दुख भरे गीत लिखता है ऑन हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। अब हम बढ़ते हैं आगे। फोर्थ एज, फोर्थ एज। अब उसकी फोर्थ एज क्या है, फोर्थ एज इज ऑफ सोल्जर, सैनिक बन गया। और अब उस सैनिक की क्या विशेषता है, अब उसको हम बोलेंगे क्या लिखा मैंने, फिजिकली फिट, एकदम चुस्त फुर्त है। देन रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार है। लड़ने के लिए तैयार है का मतलब ये नहीं कि वो झगड़ालू है, झगड़ालू नहीं है। एक सैनिक हमेशा इज एवर रेडी टू फाइट विद द एनिमीज, अपने दुश्मन से लड़ने के लिए हमेशा वो तैयार होता है। सो ही इज फिजिकली फिट, ये उसकी विशेषता है। देन ही इज रेडी टू फाइट, और वो क्यों लड़ने के लिए, सैनिक क्यों लड़ता है, सैनिक अपने लिए नहीं लड़ता है, सैनिक लड़ता है अपने देश के लिए। लेकिन जब वो देश के लिए लड़ता है तो उसका भी सम्मान बढ़ता है, और वो सम्मान कितनी देर का होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं बबल रेपुटेशन। बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज बबल, बबल एक बुलबुला होता है, इट इज अ वेरी शॉर्ट लाइफ, थोड़ी देर का होता है, आता है और फूट जाता है। तो सैनिकों में भी कुछ ऐसा होता है, सैनिकों जब युद्ध में कोई प्रदर्शन करते हैं तो उनकी बहादुरी के लिए उस युद्ध तक ही उसको याद रखा जाता है, ऐसा नहीं कि उसके गुणगान पूरे, क्योंकि अगली बार जब युद्ध होगा तो उसको वापस शुरू से बहादुरी या वापस अपना कौशल दिखाना होगा। सो फोर्थ एज इज ऑफ सोल्जर इन विच ही इज फिजिकली फिट, रेडी टू फाइट फॉर बबल रेपुटेशन। ये हो जाती है हमारी फोर्थ एज। अब हम आगे बढ़ते हैं, वी मूव ऑन टू द फिफ्थ एज, और फिफ्थ एज में ही बिकम्स अ जज। In his fifth age, he becomes a judge. Who is judge? न्यायाधीश। अब इस उम्र तक आते आते he has passed out 4 ages of life as an infant. तब तो वो कुछ नहीं सीखा, but as a school boy, as a lover and as a soldier, उसने जीवन में बहुत कुछ चीजें सीखी है, और उसने इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ समझा है कि नाम वो इतना अनुभवी हो गया that he has become judge.
अब उसके पास क्या है, तो अब ही हैज नॉलेज, हम बोलेंगे he has knowledge of modern world, आज की दुनिया का ज्ञान है उसको, और he is full of knowledge, उसके पास ज्ञान हो गया उसके पास में, केवल आधुनिक ज्ञान का ही सब ज्ञान, और he is mature, अब वो ज्यादा परिपक्व हो गया है। विथ वाइज सॉल्व, अब जब वो भी अपना फैसला देता है तो वो कई सारी कहावतें, कई सारी लोकोक्तियां बोलता है। इसका मतलब कि उसको अब कितना अच्छा ज्ञान विषय का हो गया है और अब वो बुद्धिमान बन गया है। तो ये थी उसकी 5th एज एज ए जज। अब हम बढ़ते हैं, वी मूव ऑन टू द 6th एज। कल कुछ बच्चों का फोन आया कि गुरुजी आप बहुत ज्यादा इंग्लिश में बोलते हो, इसलिए आज मैं थोड़ा सा हिंदी में ज़्यादा समझा रहा हूँ, क्योंकि उनको नोबल नेचर के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो मैं लिख इंग्लिश में रहा हूँ, एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश, और साथ में मैं तो आज थोड़ा हिंदी ज़्यादा बढ़ा दिया है मैंने कि आप लोग अच्छे से समझ पाए। अब वी मूव ऑन टू द 6th एज, छठी उसका उम्र है उसकी, वो नाउ ही हैज रिटायर्ड। क्या हो गया, वो रिटायर हो गया। एंड ओल्ड, आपने अपने घरों के आसपास में देखा होगा, अपने परिवार में देखा होगा, कुछ लोग जो काम करने के बाद सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, तो जब तक वो काम में होते हैं वो बड़े चुस्त फुर्तीले, जैसे रोज शेव करना, अच्छे कपड़े पहनना, प्रेस वाले कपड़े पहनना, कपड़ों के अंदर कैसा लग रहा हूँ मैं उसके ऊपर भी विचार करना। लेकिन वंस ही रिटायर्स, एक बार वो रिटायर होने के बाद में फिर ही बिकम्स लेजी। क्या बन जाते हैं, वो लेजी बन जाते हैं। उनको उतना उत्साह नहीं रहता कि रोज कि आज ठीक है, आज जाना तो कहीं है नहीं, दाढ़ी नहीं की चलेगा, या कोई से भी कपड़े पहन लिए। तो अब वो एज जो है, सी इट वाज लाइक ग्राफ, लाइक जो वो ही वाज इन्फेंट, फ्रॉम देयर ही बिकम स्कूल बॉय, देन टू अ लवर, देन टू अ सोल्जर एंड जज। नाउ ग्रेजुअली यहाँ से अब उसका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे उतरेगा। अब वो रिटायर हो गया है और वो ओल्ड हो गया है, साथ ही उसका जो शरीर जो था, है ना, पहले वो चुस्त फुर्त सैनिक था, जज था, तब तो उसका पेट भी बाहर आ गया था, जिसको मैं उसको बता दूंगा, मैं आपको पोएम में बताया था पहले आपको। अब वो क्या पहनता है, तो कपड़े तो वही है, लेकिन अब वो ढीले पड़ गए। क्यों ढीले पड़ गए, क्योंकि उसका शरीर अब कमजोर हो गया है। तो नाउ ही इज रिटायर्ड एंड ओल्ड, वियर्स लूज फिटिंग क्लोथ्स, ढीले ढाले कपड़े पहनते। कपड़े किसी के मांग के नहीं लाए, कपड़े उसी के, लेकिन अब शरीर उसका जो है वो उतर गया है। एंड वियर्स स्पेकल्स, अब हमेशा उसको चश्मे की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसकी आंखें जो है वो कमजोर हो गई है। एंड उसकी आवाज भी कमजोर पड़ गई है। पहले जो रॉक जो था, जो सैनिक था, जज था, उस समय जो आवाज में जो उसकी गर्जना थी, अब वो वक्त के साथ एज द टाइम इज पासिंग बाय ही हैज बिकम ओल्ड, तो उसकी जो आवाज है दैट इज आल्सो बिकम वीक, क्रीकी, पतली आवाज हो गई है, वो दम नहीं रहा। सो दिस इज द 6th एज। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ये है हमारी लास्ट एज, और वो है हमारी 7th एज। देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको समझना। सेवंथ एज, एंड दैट एज इज सेकंड चाइल्डहुड, दूसरा। ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति की बचपन की और बचपन की दोनों की उम्र समान होती है। छोटा होता है तब उसको मीठी चीजें पसंद लगती है, जिद्दी होता है, हठीला होता है। बूढ़े लोग जो हो जाते हैं ना, जो रिटायरमेंट के बाद की उम्र होती है, उनके पास जीवन में दो ही चीजें होती है। एक तो होती है अपनी यादें, कि वो पूरा अब जो जीवन भर जो उन्होंने किया वो उस यादों के सहारे ही जीते।
और दूसरा कि वो जो नहीं किया वो सब वो कब करेंगे या पहले कर चुके हैं। सेकंड चाइल्डहुड, इसीलिए मैं बता रहा हूँ बचपन और बचपन का बड़ा संबंध होता है। तो अब वो क्या करते हैं, अब उसके अंदर हो गया है यहाँ पे वर्ड लिखा मैंने सेंस, SANS। सेंस का मतलब होता है बिना, विदाउट। आप देखिए क्या लिखा है मैंने, सेंस आईज, बिना आंखों के, आंख निकल नहीं गई है, दिखता नहीं है। सेंस ईयर्स, अब उनको सुनाई नहीं देता है। एंड सेंस टेस्ट, अब उनको वो स्वाद भी नहीं रहा। तो अब क्या बचा है, अब उनके पास बचा है हिज मेमोरीज, उनकी जो पूरे जीवन काल की यादें हैं, उसी जीवन काल की यादों को वो अब संजोए हुए हैं। तो आज आपने देखा कि लास्ट जो उम्र थी, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे के क्या होता है, दांत नहीं होते, तो वैसे बूढ़े जो लोग होते हैं उनके भी दांत गिर जाते हैं। तो उनकी अवस्था जो है, वो बचपने की अवस्था जो है वो वापस रिपीट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा होपफुली। अब मैं एक काम करता हूँ, सारी एजेस आपके साथ में रिवाइज करता हूँ। ठीक है, मैं आपको सुन तो नहीं पा रहा हूँ, बट अगेन आई कैन फील दैट यू विल स्पीक। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट एज कौन सी थी, यस इन्फेंट। सेकंड एज कौन सी थी, इट वाज स्कूल बॉय। हम इसको ऐसे याद करेंगे। थर्ड एज कौन सी थी, इट वाज अ लवर। एंड फोर्थ एज कौन सी थी, इट वाज अ सोल्जर। फिफ्थ एज कौन सी थी, ही वाज जज। अब यहां तक तो वो एक्टिव था, बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स जैसे वो छठी एज में जाता है, नाउ ही इज रिटायर्ड एंड ओल्ड। एंड सेवंथ एज उसकी हो जाती है, he comes into his second childhood, या बिल्कुल ओल्ड एज। तो इस प्रकार से हमने 7 एजेस ऑफ मैन के 7 कैरेक्टर्स दैट अ मैन प्लेज इन हिज लाइफ पढ़े हैं। इसको रिवाइज कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करें। थैंक यू। Good morning student. So this is our lesson number 25, cashless transaction. This is second part of this lesson. नकद विहीन लेन देन का दूसरा पार्ट है ये। पिछली बार हमने कुछ बेनिफिट्स पढ़े थे, एडवांटेज मतलब फ़ायदे पढ़े थे कैशलेस ट्रांजैक्शन के। 3 पढ़ चुके थे हम, चौथा पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सब इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। मैं लिख इंग्लिश में रही हूँ लेकिन दोनों लैंग्वेज में बोल रही हूँ। अब ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप किताब भी खोल के रखोगे, है ना, और साथ साथ में मिलाओगे हर चीज़ को, तभी समझ में आने वाला है। सिर्फ ऐसे कोई पिक्चर चल रही है, देख लिया, हाँ ठीक है चलो, तो वो कुछ नहीं होने वाला। किताब लेके बैठना पड़ेगा। और जैसे क्लास में अपन समझते हैं ना, एक्सप्लेनेशन की टाइम मैं बोलती हूँ कि आप बुक में देखो, इसका मतलब ये है, वैसे तो अब उतना स्लो तो नहीं हो पाता क्योंकि अपने पास यहाँ टाइम कम रहता है ना, तो आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। सो फोर्थ है अपना एडवांटेज, इंक्रीज इन रेवेन्यू, मतलब इनकम भी बढ़ती है कैशलेस ट्रांजैक्शन से। कैसे बढ़ती है इनकम? ऐसे बढ़ती है कि अपना खर्चा ही कम हो जाता है, हमें किसी डेस्टिनेशन तक जाना नहीं पड़ता कुछ खरीदने के लिए। कैशलेस ट्रांजैक्शन में हम घर बैठे ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, पैसे भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब हमारा टाइम बच गया तो पैसे भी बच गए वहाँ तक जाने के आने के, है ना। तो उसमें हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। रेवेन्यू मतलब हमारी इनकम बढ़ गई। और बेचने वालों की भी इनकम बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैवल करना पसंद नहीं करते, या ऐसी चीज़ जाते हैं जो आसपास किसी के पास नहीं हो, किसी और मार्केट में कहीं और हो, तो वो दूर दूर के मार्केट में जहाँ ये चीज़ें मिलती है वहाँ से उनको ढूंढ के पसंद करके और ऑर्डर कर देते हैं। तो इससे बेचने वालों का भी रेवेन्यू बढ़ता है। बहुत सारे स्टोर ऐसी है जो फिज़िकली कोई स्टोर नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन स्टोर है,
मतलब उनके पास कोई दुकान नहीं है या ऐसी कोई जगह नहीं है, घर से ही अपना सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो इससे भी उनको भी रेवेन्यू मिल जाता है, बिना रेंट भरे दुकान का, बिना कुछ किए, है ना, स्टॉक रखे, उनका काम भी चल जाता है, तो रेवेन्यू सबका बढ़ता है। फिफ्थ है रिडक्शन इन ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग कम होती है, मतलब ब्लैक मार्केटिंग पता ही आपको, काला बाज़ारी। काला बाज़ारी का मतलब है स्टॉक को छुपा के रखना, फिर उसका भाव बढ़ जाएगा, फिर उसको मार्केट में निकालना, बेचना, ये सबसे निजात मिल जाएगी। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि डिमांड और सप्लाई के साथ लोग खेलने की कोशिश करते हैं, सप्लाई नहीं करते मार्केट में, तो यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग कम हो जाएगी। क्योंकि ऑनलाइन भी जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती है, अपने पास पता है स्लिप आती है, अपन कुछ खरीदते हैं तो ये सब रिकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट के पास भी जाती है। अगर कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट मंगा रहे हैं हम लोग, कुछ इम्पोर्टेड साइट भी रहती है जैसे क्लब फैक्ट्री है, तो ऐसे सब के भी रिकॉर्ड्स हमारे देश के पास रहते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेड गुड्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग या कुछ गड़बड़ होने की संभावना थोड़ी कम रहती है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इलीगल एक्टिविटी, वही इलीगल एक्टिविटी मतलब कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें हो रही है जो सरकार से छुपा के, जैसे टैक्स बचाने की कोशिश, वो यहाँ पे नहीं होती क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना, सबके सामने होता है, तो उसकी वजह से इलीगल एक्टिविटी पे भी रोक लग जाती है, प्रतिबंध लग जाता है। लिमिटेशन ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? ड्रॉबैक्स मतलब कमियां। कुछ लिमिटेशंस भी है कैशलेस ट्रांजैक्शन, जैसे कुछ फ़ायदे हैं, बेनिफिट है, वैसे कुछ कमियां भी है, कुछ हानियां भी हैं। जैसे पहला, प्रॉब्लम फॉर इलिटरेट क्लास। ऑब्वियसली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें हैंडल करना ही नहीं आता। बहुत सारे लोग तो एटीएम जाने से भी डरते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ गलत बटन दब गया, क्या करेंगे, किसी को लेके जाते हैं साथ में, अरे तू साथ में चल। जबकि क्या होता है कि हमारे पिन जो होते हैं, जो कोड नंबर होते हैं, वो हमें हमारे तक ही सीमित रखने होते हैं, किसी और को बताने नहीं होते। वो अपना फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन अब उनको आता नहीं है, इस चक्कर में वो फिर पढ़ते ही नहीं है, वो बैंक ही जाते हैं, बैंक से ही विड्रॉ करते हैं, बैंक में ही जमा करवाते हैं, बैंक का लोड बढ़ाते हैं। तो इलिटरेट क्लास जो है, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करेंगे? तो ये एक कमी है इसकी। दूसरा है लेक ऑफ बैंकिंग हैबिट। जिनको बैंकिंग हैबिट नहीं है, मतलब बैंक के कोई काम नहीं आते, क्या कैसे करना है, तो फिर वो बैंक जाते ही नहीं है, डरते हैं कि यार मेरे को ये नहीं आता, कैसे जमा करवाना है, क्या करना है, क्या करेंगे वहाँ जाके, कुछ गड़बड़ हो गई तो। ऐसे करके फिर वो जो साहूकार होते हैं उनके, है ना, उनके गांव में, उन्हीं के पास पैसे जमा करते हैं, उन्हीं से लेते हैं, और वो साहूकार बहुत उनसे ब्याज लेते हैं, ब्याज का ब्याज लेते हैं। लेक ऑफ एप्रहेंशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड भी हो सकता है। पहले देखो मैंने एडवांटेज में बताया था कि नहीं हो सकता, क्योंकि एडवांटेज में बोला गया है कि नहीं हो सकता, लेकिन डिसएडवांटेज मतलब उसकी कमियों में बताया है कि कुछ ना कुछ फ्रॉड हो सकता है, धोखेबाजी भी हो सकती है। देखो कई बार हम गुड्स मंगाते हैं, वो दिखता फ़ोटो में अलग है और आता है तब पता चलता है अरे ये तो बहुत चीप क्वालिटी है, इसको क्या पहने, वापस उसको रिटर्न करो, है ना। तो ऐसे फ्रॉड भी हो जाते हैं। कभी कभी बहुत से फेसबुक वगैरह पे भी अपन देखते हैं कि लोग बेच रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि पैसे वो लोग पहले लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट आता है। अब प्रोडक्ट अगर रिफंडेबल नहीं है या वो लोग वापस चेंज नहीं करते, तो फिर हमसे फ्रॉड ही हो गया एक तरह से, हमें बताया कुछ और, बेचा कुछ और। यूजलेस इन मैनी ट्रांजैक्शन। बहुत छोटे छोटे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब छोटी बड़ी जो लेन देन होती है, उसमें किसी काम का नहीं है। जैसे 1 रुपये की चीज़ खरीदनी है, 8 आने की चीज़ करनी है, 8 आना तो बंद ही हो गया है, तो हम 1 रुपये में ही 2 चीज़ें मिल जाती हैं, तो मतलब 1 8 आने की हो गई, है ना, 50 पैसे की। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन थोड़ी कोई कैशलेस करता है, नहीं, वो तो वो लोग मनी से ही करते हैं, तो वैसे ट्रांजैक्शन में भी इसका कोई मतलब नहीं। लिमिटेड एक्सपांशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी। एक कमी ये भी है कि बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में ऐसी जगहों पे बैंक ही नहीं है, तो लोग करेंगे कैसे, बैंकिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? या तो उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है, या फिर वो जो लोकल उनका चल रहा है वो ही चलाते हैं, है ना। तो बैंक भी हर जगह होने बहुत
ज़रूरी है। 6 लास्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है? लेक ऑफ इफेक्टिव लॉ टू कंट्रोल साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, ये साइबर क्राइम क्यों बोला गया है? क्योंकि हम साइबर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटवर्क का ही इस्तेमाल कर रहे हैं किसी न किसी, और ये ट्रांजैक्शन करते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन में। तो साइबर क्राइम जो होते हैं इनके लिए कोई अच्छा कानून हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड कोई अच्छा कानून नहीं है, या उन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है जो साइबर क्राइम करते हैं, मतलब धोखेबाजी करते हैं पैसों के लेन देन में ऑनलाइन, इन्हें पकड़ना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है प्रिकॉशन वाइल डीलिंग इन डिजिटल ट्रांजैक्शन। क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए हमें, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए है नकद विहीन लेन देन में? तो पहली ये है कि हमें एटीएम नंबर, जो हम अपना एटीएम नंबर जो पिन नंबर होता है उसे हमें सीक्रेट रखना है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, एटीएम जो कार्ड रहता है उसमें लिख के रखते हैं नंबर, याद नहीं रहता। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आपका कार्ड घूमा उसके साथ वो नंबर भी घूमा, अब जिसको मिलेगा वो तो इजीली उसको यूज़ कर सकता है, जबकि गलत नंबर लगाने पे कार्ड ब्लॉक हो जाएगा उसी समय। 3 बार गलत नंबर लगाने पे ब्लॉक हो जाता है, पर उसको सही मिल गया तो पैसे निकाल लेगा, है ना। तो इसीलिए एटीएम के जो हमारे पिन नंबर है उन्हें हमें लिख के उसके साथ नहीं रखना चाहिए, बस हमें याद ऐसे ही कोई पिन रखने चाहिए जो हमें इजीली याद रहे, है ना, और किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। जब हम इसे यूज़ करने के लिए जाते हैं, एटीएम जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पीछे कुछ लोग खड़े रहते हैं। वैसे तो अगर हम सिटीज़ में जाते हैं तो एटीएम के अंदर एक आदमी से अंदर ज़्यादा को घुसने ही नहीं देते, मुंबई जैसी सिटी में। मैं खुद भी जब जाती हूँ तो मेरे साथ अगर बच्चे भी हैं तो बच्चों को भी मुझे बाहर रखना पड़ता है, फिर अंदर जाने मिलता है। एक ही जा सकता है, बाकी सबको बाहर लाइन लगानी होती है। लेकिन जैसे कि अपन देखते हैं कि सलूम्बर में या ऐसी छोटी जगहों पे इतना प्रिकॉशन नहीं लेते, तो वहाँ अपने पीछे कोई खड़ा है वो इजीली देख सकता है कि हम कौन सा पिन नंबर वहाँ पे प्रेस कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, अपने कार्ड को संभाल के रखना है ना। और हमारे मोबाइल में भी हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ये हमने सिस्टम लिए हुए हैं, ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी हमें, उस मोबाइल को भी किसी के हाथ में नहीं देना है, वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। हमारी इन्फॉर्मेशन है उसमें जिसके थ्रू वो ऑर्डर भी कर दे। जैसे बच्चे भी कभी कभी पेरेंट्स के मोबाइल का मिसयूज़ कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो ऐड भी आती है, आप लोगों ने देखा हो कि अपना पिन नंबर अपने तक ही रखना है, किसी को नहीं बताना है। अब ध्यान से देखना है, अभी तक नहीं देखी हो तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें, स्वाइप मशीन पे भी यही होता है। हम किसी भी होटल या कहीं पे भी जा रहे हैं, स्वाइप मशीन में हमने स्वाइप किया, फिर वो जो जहाँ पे प्रेस करना होता है तब वो अपने सामने कर देता है और वो दूसरी तरफ देखता है। मतलब ये कि आपको प्राइवेसी दी जाती है। प्राइवेसी का मतलब ही ये है कि ये चीज़ें आपको प्राइवेट रखनी है, किसी से शेयर नहीं करनी है। हमारे OTP पासवर्ड जो है वो हमको किसी से शेयर नहीं करने, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें प्रिकॉशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जितना हम अपने दिमाग में रखेंगे, जितना अपनी चीज़ों को बचा के रखेंगे, उतने सेफ़ रहेंगे और इजीली कर पाएंगे। नहीं तो ये सब एक उलझन भी बन सकती है, मतलब कोई हमारा मिसयूज़ कर सकता है। लास्ट टॉपिक इज़ रिलेवेंस ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कैशलेस ट्रांजैक्शन को देखते हैं, जैसे कि नवंबर 9, 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन मतलब 500, 1000 के नोट बंद हो गई थी। उस समय सबसे ज़्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ी होगी लोगों को, क्योंकि अब बैंक में लाइन लगाओ, अपने पैसे को लेके जाओ, जितना भी कैश है, अगर कोई कैश ज़्यादा रखता है तो उसको तो फिर जा के चेंज ही कराना रहा, पर अगर वो सब बैंक में रखता है, कैशलेस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करता है, तो उसके नोट्स तो अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। जो भी नोट्स गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी लीगल टेंडर, मनी को लीगल टेंडर बोला जाता है नोट्स को, क्योंकि वो लीगल रहता है। उस दिन बोल दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा कि ये एक लीगल टेंडर नहीं है, अब ये मतलब मान्य नहीं होंगे नोट्स, तो उसको रख के क्या करेंगे हम। तो वही डीमोनेटाइजेशन था। उसका पर्पस जो भी था, गवर्नमेंट का जो भी पर्पस रहे होंगे, ऑब्वियसली कुछ
स्ट्रॉन्ग पर्पज़ है उसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन किया गया, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे हो जाती है इसकी वजह से। लेकिन उस समय लोगों को समझ में आया होगा कि जितना कैश हम अपने पास कम रखते हैं उतने कभी कभी हम सेफ भी होते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन का यही फ़ायदा है। उसके बाद ही गवर्नमेंट ने भीम ऐप भी इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कैशलेस ट्रांजैक्शन की, वो सीखने की कोशिश करेंगे। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि क्या करना है सीख के, हो रहा है ना, बैंक जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं या डिपॉजिट करवा रहे हैं, चल रहा है काम, वहाँ थोड़ी लाइन में खड़े रहना और क्या करना, पर सीखने को रेडी नहीं। अब ऐसे सिचुएशन में आने के बाद लोग अपने आप सीखना चाहेंगे कि नहीं कहीं फंस गए तो क्या होगा, या इस तरह की सिचुएशन आ गई, डीमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है। इस तरह से पैसे कौन रखते हैं, जिनके पास ब्लैक मनी होती है वो ज़्यादातर बैंक में नहीं रख पाते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें बताना पड़ता है कहाँ से आया, टैक्स भी भरना पड़ता है। तो डीमोनेटाइजेशन का यही मतलब था कि जितना भी बैंक जितना भी ऐसे इस तरह की मनी है जो गवर्नमेंट के सामने नहीं है, जिसका टैक्स नहीं भरा गया या किसी रॉन्ग तरीके से वो लोगों के पास है, गलत तरीके से सेव की गई है, तो ऐसी जो भी पैसे हैं वो अपने आप या तो गवर्नमेंट के सामने लाने पड़ेंगे, या फिर वो वैसे ही लीगल टेंडर मनी नहीं रहा, वैसे ही उसका जो मतलब है वो ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम भी निकाली थी कि अगर आप इस तरह से वो मनी सामने लाते हो तो आपका कम टैक्स काटा जाएगा, कुछ इस तरह के डिस्काउंट जैसे ऑफ़र निकाल दिए थे, एक तरह से बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी में कन्वर्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट को भी लॉस होता है। अब वो पैसा तो कचरा हो गया, तो गवर्नमेंट का ही पैसा, मतलब देश का ही पैसा था ना, देश के लोगों का ही था। अगर अमेरिका का पैसा होता तो वहाँ खर्चा होता, लेकिन यहाँ का पैसा था तो यहाँ ही खर्चा होने वाला था, किसी न किसी को मिलने वाला था। तो ये डीमोनेटाइजेशन इसीलिए किया गया था। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कैशलेस ट्रांजैक्शन देखें तो इंडिया में अभी भी लोगों ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है। तो लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो अपने आप कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट, आप लोगों को भी अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए, और आपको भी सीखना चाहिए, और अभी इस टाइम में ये बहुत ज़रूरी है। नाउ आवर लेसन इज़ फिनिश। होप सो सबको समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम वाले कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अब हम देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में। यानी जितने साझेदारों के कॉलम पहले आपने बनाए थे उतने ही कॉलम आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी बनेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट यानी साझेदारों के चालू खाते। फॉर्मेट आपको बनाना है, पहले वाले में लिखना है पार्टिकुलर, नाम क्या है, ए है तो ए, फिर उसके बाद बी है तो बी। अगर राम है तो पहले वाले कॉलम में भी राम ही चलेगा, फिर श्याम है तो श्याम है। यानी कि आपको चेंज नहीं करना है, यानी कि बी को इधर नहीं लिखना है, ए को उधर नहीं लिखना है। वापस पर्टिकुलर ए बी। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में देखते हैं। अगर आपकी फर्म पिछले सालों से चली हुई आ रही है और अगर बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस बीडी, यानी कि ऊपर में लिखा जाएगा। ये कब लिखा जाता है कि जब पार्टनर्स फर्म से पैसा मांगते हैं, उस कंडीशन में सीआर बैलेंस होगा। लेकिन ये कभी कभी अपोजिट भी हो सकता है, यानी कि फर्म भी साझेदारों से पैसा मांग सकती है। तो इसका मतलब ये जो बैलेंस बाय बैलेंस बीडी आपने इधर लिखा है वो इधर साइड में लिखा जाएगा, यानी कि डीआर साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से। सीडी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीडी ही लिखेंगे। ये किस कंडीशन में लिखेंगे, जब फर्म साझेदारों से पैसे मांगती है, यानी कि उनका पूंजी खाता या चालू खाते का बैलेंस अगर नेगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है, उस कंडीशन में डेबिट बैलेंस हो जाता है साझेदारों का जो फर्म मांगती है। और अगर साझेदार फर्म से मांगते हैं तो तब उनका बैलेंस रहता है क्रेडिट, तो यानी कि बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाएगा। ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे।
या तो ये आएगा या ये आएगा। और ये कब आएगा? जब पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस दे रखा हो। ये कब आएगा? जब पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो। समझने वाली बात है दोस्तों कि अगर आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बोला है तो आपको बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखना है। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो आपको क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है, बाय बैलेंस बीडी के नाम से एंट्री करनी है। लेकिन अगर आपको बोले पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में एंट्री करनी है और जिस नाम से एंट्री करनी है टू बैलेंस बीडी के नाम से, यानी कि ओपनिंग बैलेंस ये करनी है। यानी कि दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, या तो डेबिट बैलेंस होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट का या पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। अब देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन कौन से ट्रांजेक्शन यानी व्यवहार आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको जो सीक्वेंस दे रखी है उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन एक फॉर्मेट है, हम देख लेते हैं कि अगर आपने साझेदारों ने पैसा लगा रखा है तो इसके ऊपर सबसे पहले क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले चीज दी जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिन्होंने पैसा लगा रखा है उन सभी साझेदारों को एक निश्चित दर से, जो भी दर क्वेश्चन में दे रखी है उस हिसाब से आपको देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आता है सैलरी बाय सैलरी। जिस भी साझेदार को सैलरी के लिए कहा गया है उसी को सैलरी देंगे, बाकी को नहीं देंगे। अगर दोनों को बोला है तो दोनों को दो, और पर्टिकुलर अगर किसी एक को ही बोला है तो एक को दो और दूसरे के लिए डैश कर दो। फिर उसके बाद आता है सैलरी के बाद कमीशन। अगर क्वेश्चन में कमीशन का प्रोविजन यानी कि प्रावधान दे रखा है तो कमीशन दो बाय कमीशन अकाउंट करके, और जिसको भी कमीशन दिया है उसको देना है। सपोज दोनों को देना है तो दोनों के अकाउंट में लिख देंगे। फिर उसके बाद सैलरी, कमीशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, बोनस, इस तरह से हम लिखते रहेंगे और जिस भी पार्टनर को देना है उसके कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। अब फर्म में क्या होता है कि सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद या तो लाभ होगा या हानि होगी। तो पहले लाभ की एंट्री देखते हैं। व्यवसाय ने अच्छा खासा पैसा कमाया है, उसमें से सारे खर्चे माइनस कर लिए, फिर जो बचा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा उनका। लेकिन वो अब P&L एप्रोप्रिएशन एक अकाउंट आएगा, उसके थ्रू सारे ट्रांजेक्शन होंगे। अब P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी पैसा बच जाता है प्रॉफिट के रूप में वो पार्टनर्स को उनके रेशियो में बांट दिया जाएगा। रेशियो का मतलब अनुपात में, वो भी आगे देखेंगे अनुपात क्या होते हैं। तो अगर अनुपात नहीं दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर नहीं है, डीड अब्सेंट है, तो इक्वल में बांट देंगे वो पैसा। और अगर अनुपात के रखा है कि भाई 2:1 या 3:5, जो भी अनुपात दे रखा है उस अनुपात में डिवाइड करके हम दे देंगे। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसको समझने फिट, और जो भी प्रॉफिट होगा रेशियो में हम इनको दे देंगे। अब देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे। अगर कोई साझेदार पैसा निकालता है निजी प्रयोग के लिए, यानी कि ड्राइंग्स के रूप में अगर पैसा निकाल देता है या कोई वस्तु निकाल देता है, सामान निकाल लेता है, आइटम निकाल लेता है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में उसको किस नाम से लिखेंगे? ड्राइंग के नाम से। जिस भी साझेदार ने निकाला है, अगर मान लो दोनों ने ड्राइंग किया है तो दोनों के अकाउंट में लिख देंगे। कोई पर्टिकुलर एक करेगा तो उसे एक के अकाउंट में लिख देंगे। फिर इस ड्राइंग के ऊपर लगने वाला ब्याज, अगर क्वेश्चन में इसके बारे में प्रोविजन है यानी कि प्रावधान है तो ब्याज लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो भी ब्याज होगा वो ब्याज उनके अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में, बी ड्राइंग डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी क्रेडिट साइड में। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड में जाएगा। ड्राइंग डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड में ही आएगा, और उसका ब्याज जो लगने वाला है वो भी डेबिट साइड में आएगा। फिर उसके बाद ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद अब बचता है लॉस। अगर प्रॉफिट था तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखा, और यही चीज अगर लॉस में आ जाती है तो यहाँ लिखेंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ अपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट और इधर आ जाएगा लॉस। इस तरह सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में होने के बाद सबसे पहले क्रेडिट साइड की टोटल करके चेक कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड की जब टोटल करेंगे तो हो सकता है कि वो
डेबिट साइड से ज्यादा भी हो सकती है और डेबिट से कम भी हो सकती है, लेकिन करके एक बार रफली हमें साइड में नोट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर टोटल करते हैं, सपोज ये क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तो क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट के सारे ट्रांजेक्शन जो भी हैं, लॉस हो रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, इंटरेस्ट लग रहा है, वो सारे ट्रांजेक्शन माइनस करने के बाद उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से लिखे जाएंगे? सीडी के नाम से, यानी क्लोजिंग बैलेंस, अंतिम बैलेंस। जैसे यहाँ पर भी हमने अंतिम बैलेंस लिखा था, यहाँ पे भी इसका अंतिम बैलेंस लिखना है। तो अंतिम बैलेंस जो भी होगा वो लिखने के बाद इसको नेक्स्ट ईयर अगले अकाउंट में वापस जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाया जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिख देना है बाय बैलेंस बीडी के नाम से। अब यहाँ पर फिर टोटल करके और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि फिक्स कैपिटल मेथड यानी कि साझेदारों की स्थिर पूंजी पद्धति से हमने अकाउंट बनाए थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की एंट्री आएगी, उसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं आएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उसके बाद कैपिटल विड्रॉ करने की एंट्री होगी और लास्ट में आ जाएगा बैलेंस। इस 4 तरह के ट्रांजैक्शन, उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। हालांकि ट्रांजैक्शन इनमें से ये 2 को ही बोलेंगे, एक तो बैंक और एक बैंक। ये तो ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन 4 टाइप आएंगे सिर्फ इसमें, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल इंट्रोड्यूस यानी कि पैसा लगाना और पैसा निकालना कैपिटल। फिर उसके बाद आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस है, करंट अकाउंट का सीआर बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का, साझेदारों के चालू खातों का जमा शेष अगर बोले तो आपको लिखना है बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी और साझेदारों के लिख देना। लेकिन अगर यही चीज बोले कि साझेदारों पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, साझेदारों के चालू खाते का नाम शेष, तो आपको बोलना है टू बैलेंस बीडी, इस नाम से लिख देना है। फिर उसके बाद साझेदारों ने जो पैसा लगा रखा है उस पर मिलने वाला ब्याज यानी कि पूंजी पर मिलने वाला ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको लिखा जाएगा। फिर पार्टनर को मिलने वाली सैलरी लिखी जाएगी। फिर उसके बाद पार्टनर को मिलने वाला कमीशन लिखा जाएगा। फिर उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी प्रॉफिट है बचा हुआ वो प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा रेशियो के हिसाब से, नहीं तो बराबर में बांट दिया जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं ड्राइंग की तरफ। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस ड्राइंग पे लगने वाला ब्याज है। और ड्राइंग क्या होता है? साझेदारों ने अपने निजी काम के लिए पैसे फंड से निकाल रखे हैं या कोई सामान आइटम निकाल रखा है। फिर उसके बाद टू P&L एप्रोप्रिएशन, अगर P&L एप्रोप्रिएशन में अगर कोई लॉस है तो लॉस लिख दिया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिए, ये लॉस और ये प्रॉफिट दोनों भी कभी एक साथ नहीं आएंगे, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। जैसे यहाँ बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी आएगा या बाय बैलेंस बीडी आएगा, वैसे ही या तो ये आएगा या ये आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि सीआर साइड की टोटल करनी है, साइड में लिख देना है। फिर डीआर साइड की भी टोटल कर लेनी है, साइड में लिख देना है। अगर सीआर साइड की टोटल ज्यादा है तो सीआर की टोटल में से डीआर की टोटल माइनस करो और टू बैलेंस डी के नाम से लिख दो। लेकिन अगर ये टोटल ज्यादा है तो क्या करना है, इधर की टोटल में से माइनस करो और जो भी बैलेंस बचेगा वो यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से लिखा जाएगा? बाय बैलेंस सीडी। तो चलो ये भी नोट कर लेते हैं, ये भी आ सकता है बाय बैलेंस सीडी और जो भी बैलेंस आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। तो ध्यान रखना, टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी भी कभी एक साथ नहीं आएगा, इन दोनों में से ही कोई एक आएगा। ठीक है, तो यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें ध्यान रखने वाली है? एक तो ये, इन दोनों में से एक आएगा। फिर दूसरी चीज ये पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट और एक लॉस। फिर उसके बाद तीसरी चीज ये बैलेंस सीडी और ये भी बैलेंस सीडी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता यानी कि फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड के बारे में। अब हम देखेंगे फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यानी कि परिवर्तनशील पूंजी विधि द्वारा खाते बनाना। अब इसके अंदर दोस्त सिर्फ एक ही खाता बनेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये फॉर्मेट पहले वाले फॉर्मेट से थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि दोनों खातों का मिक्स में बनाना है। ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी। पर्टिकुलर ए बी
पर्टिकुलर ए और बी। ये मेथड कब यूज करेंगे? जब आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि आपको फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि यूज करनी है, तब आपको ये एक ही फॉर्मेट बनाना है। अगर आपको कहेंगे स्थिर पूंजी खाता विधि यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करना है, तो आपको पहले वो 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा किया जाएगा। अगर आपका साझेदारों का पूंजी खाते का क्रेडिट बैलेंस बोल रखा है, यानी कि ये सीआर साइड और ये बीआर साइड, अगर सीआर बैलेंस बोल रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ए का और बी का। लेकिन अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि साझेदारों के जो पूंजी खाता है उसका बैलेंस डेबिट है, यानी कि नाम शेष है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। वो आपको क्वेश्चन के अंदर बताया होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इन दोनों में से ही कोई एक ट्रांजैक्शन आएगा। फिर उसके बाद साझेदारों ने पूंजी लगाई यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसकी क्या एंट्री की थी? पहले हमने बाय कैश, और अगर बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो बाय बैंक, यानी कि बैंक में पैसा डाल करके व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं तो बाय बैंक के नाम से लिखे जाएंगे, बाय कैश या बाय बैंक। जिस भी साझेदार ने पैसा जितना लगाया है वो अमाउंट उनके कॉलम में लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? ओपनिंग बैलेंस हो गया, पैसा लगाया, फिर पैसा निकाला। अगर कोई पार्टनर कैपिटल निकालता है, कैपिटल विड्रॉ करता है, तब क्या लिखेंगे? टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट, और जितना जो भी अमाउंट निकाल रहा है उसके कॉलम में वो अमाउंट लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है? बैलेंस लिखना। लेकिन बैलेंस अभी नहीं लिख सकते क्योंकि अभी हमारे करंट अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शन बाकी हैं। अब क्या करेंगे? करंट अकाउंट का बैलेंस लेके चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और उसी के अंदर सारे ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, इसलिए यहाँ अब करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, यहाँ सिर्फ कैपिटल अकाउंट का ही बैलेंस होगा ओपनिंग। अब जितने भी ट्रांजैक्शन है, अब क्या था? सबसे पहले हम दे रहे थे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स ने जो पैसा लगा रखा है, ओपनिंग बैलेंस है और एडिशनल लगा रखा है, उस पर मिलने वाला ब्याज, जो भी ब्याज है हम उनके कॉलम में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद दी जाती है सैलरी, यहाँ लिख देंगे बाय सैलरी अकाउंट। जिस भी साझेदार को देनी है उसकी कॉलम में लिख देंगे। फिर सैलरी, बोनस, कमीशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन जो भी है, सैलरी, बोनस, कमीशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, सैलरी तो हो गया, बोनस, कमीशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन जो भी है वो उनके कॉलम में लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद बचता है प्रॉफिट। ये सारी चीजें देने के बाद अगर फर्म के पास प्रॉफिट रह जाता है तो प्रॉफिट क्या करेंगे? बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी है डीड में लिखा होगा उस डीड के हिसाब से बांटेंगे, नहीं है तो बराबर में इक्वल में बांटेंगे। तो चलो यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो इस साइड लिख देंगे, और अगर सपोज यहीं पर लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, तो लॉस को किस नाम, किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में किस नाम से लिखेंगे? बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं लॉस। किस नाम से लिखेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में समझने के लिए लॉस लिख सकते हैं, और यहाँ अमाउंट उनके कॉलम में लिख देंगे जो भी रेशो है। अब देखते हैं डेबिट साइड में और कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे। तो डेबिट साइड में आएगा टू ड्रॉइंग, यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट वाला वो जो ट्रांजैक्शन पहले हमने देखा था, टू ड्रॉइंग अकाउंट, जिसने भी ड्राइंग किया उसके कॉलम में ही अमाउंट लिखना है, अगर किसी ने नहीं किया है उसे सिर्फ डैश करके छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है। फिर ड्राइंग के बाद आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि इस ड्राइंग पे लगने वाला ब्याज, जिसने ड्राइंग किया है उसको ब्याज भरना है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कहा है तो देना है, अगर नहीं कहा है तो नहीं देना है। तो इसका मतलब इस तरह से सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। फिर उस ट्रांजेक्शन होने के बाद अपन निकालते हैं बैलेंस। तो बैलेंस जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही अकाउंट बना रहे हैं, कौन से मेथड से? फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड से, तो
ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल का हमेशा बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा। नोट करने वाली बात है दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किस कंडीशन में क्रेडिट हो सकता है और किस कंडीशन में डेबिट हो सकता है। तो इसका जवाब है कि जब आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं, जहां दो अकाउंट बनते हैं तो उसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। डेबिट सिर्फ करंट अकाउंट का हो सकता है, लेकिन कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। लेकिन जब आप फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यूज करते हैं, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी विधि यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, यानी कि माइनस में भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक अकाउंट है। अब निकालते हैं इसका बैलेंस। अगर आपका क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है इससे डेबिट साइड की टोटल से, तो बैलेंस किस नाम से बचेगा? टू बैलेंस सीडी के नाम से बचेगा और बैलेंस लिख देंगे। लेकिन अगर आपके मान लो डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो फिर बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। और इस तरह से आपके ये अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। अब इसमें वापस समझने वाली बात क्या थी कि इसमें ये या तो ओपनिंग बैलेंस के रूप में बाय बैलेंस बीडी लिखा जाएगा या ओपनिंग बैलेंस के रूप में टू बैलेंस बीडी की लिखा जाएगा। दोनों एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रॉफिट है तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। अगर लॉस है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा तो P&L एप्रोप्रिएशन लॉस के नाम से। फिर उसके बाद बाय बैलेंस सी किस कंडीशन में लिखा जाएगा? जब आपके पास फर्म पार्टनर से पैसे मांगती है, यानी कि डेबिट साइड की जब टोटल आपकी ज्यादा हो जाती है, किससे? क्रेडिट साइड में जब ज्यादा हो जाती है तो बाय बैलेंस सी के नाम से बैलेंस लिख दिया जाएगा। और अगर आपके पास टू बैलेंस सी किस कंडीशन में आएगा? जब आपकी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा होती है, उसमें से डेबिट माइनस करने के बाद जो भी बचता है वो आपका क्या बचेगा? टू बैलेंस सी बचेगा, यानी कि पार्टनर फर्म से पैसे मांगते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा, फिर ओपनिंग बैलेंस के बाद आता है कैश या बैंक एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि उन्होंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उस पर मिलने वाला ब्याज, सैलरी, फिर उसके बाद बोनस, कमीशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन जो भी है, फिर उसके बाद प्रॉफिट, फिर उसके बाद आ जाते हैं इधर अगर मान लो उनका नेगेटिव बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस हो तो वो लिखना है। फिर उसके बाद टू कैश या बैंक, उन्होंने पैसा निकाला, किस रूप में निकाला? कैपिटल विड्रॉ किया तो कैश और बैंक लिखना है। लेकिन अगर वो पैसा निजी रूप से निकाल लेते, ड्राइंग के रूप में निकालते, तो ड्राइंग लिखना है, कैश और बैंक नहीं लिखना है। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर उन्होंने ड्राइंग किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भरना है उनको। फिर उसके बाद अगर लॉस है तो लॉस लिखना है, फिर उसके बाद बैलेंस निकालना है। तो इस तरह से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी देख लिया। तो हमने इस तरह से दो मेथड देखे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड, यानी कि स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। तो स्थिर पूंजी में हमने दो खाते देखे थे, कौन कौन से? साझेदारों के पूंजी खाते ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि साझेदारों के चालू खाते। और फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड में अभी हमने देखा सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और जिसका नाम क्या है? पार्टनर नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप दैट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए, वीडियो को वापस देखिए, कमेंट में मुझे बताइए ताकि मैं और आपको अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं।